हाँ जी, गुड आफ्टरनून. So today we'll be starting with consignment. Now बहुत ही ज़्यादा आपके पास आसान चैप्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो है. ऑब्वियसली वैसे तो चैप्टर सारे आसान है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, बट ये भी एक आपके पास आसान चैप्टर में से एक आ रहा है. इम्पॉर्टेंट भी है कहीं ना कहीं, और वैसे तो बीकॉम के अंदर भी आपके पास ये चैप्टर किया जाता है, तो वहाँ पे ही मदद मिल जाती है चैप्टर की जो आपके पास है. ठीक है ना. ना कंसाइनमेंट का आपके पास जो मेन कारण आ रहा है, पहले हमें उसको समझना है. अब लेट्स से देयर इज अ पर्सन मिस्टर एक्स हु इज रनिंग अ बिजनेस इन अ पर्टिकुलर स्टेट. लेट्स से वो दिल्ली में अपना काम कर रहा है. अब उसने अपने पास जो है फैक्ट्री वगैरह लगा रखी है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है. नाउ ही वांट्स टू एक्सपैंड हिज बिजनेस. वो कहता है मैं दिल्ली तक सीमित क्यों रहूं. तो वो अपने बिजनेस को ऑब्वियसली क्या करना चाहता है, एक्सपैंड करना चाहता है, और वो और ज़्यादा सेल करके और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है. सिंपल सी बात है, हर पर्सन का अल्टीमेटली अगर कोई बिजनेस में या वैसे तो एम्बिशन है कि यही चीज़ को लेके आ रहा है, ही वांट्स टू मेक मोर सेल्स, ही वांट्स टू मेक मोर प्रॉफिट. ठीक है ना. घर और पैसा लेके जाएगा जी, ठीक है, गाड़ी बड़ी वाली खरीदेगा, बंगला और बड़ा बनाएगा, तो वही इच्छाएं इंसान की कभी खत्म नहीं होती. तो ऑब्वियसली बात है, आपके पास वो बिजनेस को बढ़ाना चाहता है ना. उसके पास क्या मॉडल है, अभी तो वो बैठा है दिल्ली के अंदर ही. ना द ऑप्शन इज ही कैन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप. लेट्स से वो कहता है कि लेट्स से मेरे को अपना जो बिजनेस है, लेट्स से नॉर्थ के अंदर चंडीगढ़ में भी एक्सपैंड करना है, बेंगलोर में भी एक्सपैंड करना है, अलग अलग सिटीज में एक्सपैंड करना है, लेट्स से आपके पास कोलकाता में भी एक्सपैंड करना है. तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसका मॉडल है वन इज की वो लेट्स से किसी पार्टनरशिप में एंटर करे. पार्टनरशिप में अगर एंटर कर जाएगा तो एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आएगी कि उसके पास उसे प्रॉफिट शेयर करने पड़ेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली फिर दो ओनर होंगे, दो मालिक होंगे, तो ऑब्वियसली पर्सन प्रेफर नहीं करेगा. द सेकेंड वन इज ही कैन ऑब्वियसली ओपन अ ब्रांच, पर ब्रांच को चलाने का खर्चा अपने आप में एक अलग रहता है. जो ऑब्वियसली ब्रांच अकाउंटिंग का भी कंसेप्ट किया जाता है, वो भी इसी पे बेस है कि वहां पे हम एक ब्रांच के मॉडल को लेके आते हैं. बट ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ओपनिंग ऑफ अ ब्रांच. ये जरूर है कि प्रॉफिट सारा आपका होगा, बट ऑब्वियसली द पर्सन हु विल बी सिटिंग देयर, वहां की सारी रनिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, वो सारी आपकी आ जाएगी, कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ जाएगा. द थर्ड वन इज आई एम एक्चुअली अपॉइंटिंग अ एजेंट. मैंने अपना एक क्या अपॉइंट कर लिया, एजेंट अपॉइंट कर लिया, एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर लिया जिसे उस मार्केट के बारे में अवेयरनेस है. तो आई एम सिटिंग इन दिल्ली, मैंने अपने पास एक एजेंट अपॉइंट कर लिया जो कि लेट्स से अभी मैं बात कर रहा हूँ कि वाई को अपॉइंट कर लिया, तो ये दिल्ली में है लेट्स से, और ये आपके पास है चंडीगढ़ में. तो हम अपना बिजनेस यहाँ पे भी एक्सपेंड करना चाहते थे, जिसकी वजह से हमने ऐसा किया. तो अब इसने जो अपॉइंट किया, इसको क्या अपॉइंट किया, एज एजेंट अपॉइंट किया. एजेंट का मतलब क्या है कि वो मालिक नहीं है. वाई इज नॉट दी, आपके ओनर बन जाएगा ना. होगा क्या, एक्स अपने पास से यहां से इसको गुड्स को भेजेगा, और वाई फिर आगे लोगों को सेल करेगा. तो वाई आगे लोगों को क्या कर रहा है, बेच रहा है गुड्स को. और वो गुड्स किसके बेच रहा है, अपने बेच रहा है कि एक्स के बेच रहा है, वो एक्स के बेच रहा है. बिकॉज अल्टीमेटली जो ओनरशिप है गुड्स की वो किसकी है, एक्स की है. वाई इज जस्ट अ मेयर एजेंट. और एजेंसी के केस में उसे वो काम करने के बदले में क्या मिल जाएगा, उसे रेम्युनरेशन मिल जाएगी, जिसे बोल देते हैं कमीशन मिल जाएगी. तो विल बी गिविंग हिम अ कमीशन, जो उसके लिए मेन इनकम है, और अल्टीमेटली सेल मैं करूंगा बेसिकली, और प्रॉफिट मेरा होगा. तो वाई को बेसिकली जो है इन कंपनसेशन क्या चीज मिल रही है, कमीशन. वो मेरा दोस्त तो है नहीं कि फ्री में काम करेगा, ऑब्वियसली ही वांट सर्टेन रिवार्ड. तो उसे रिवार्ड के बेस में क्या मिल रहा है, उसका रिटर्न क्या है, कमीशन जो उसे मिलेगी, किससे मिलेगी, एक्स से मिलेगी ना. हो क्या रहा है, जब एक्स ने गुड्स को, मैंने बार बार वर्ड यूज करो इसलिए भेजे, आई एम नॉट सेइंग कि ही इज सेलिंग द गुड्स, बिकॉज एक्स गुड्स को वाई को सेल नहीं कर रहा, एक्स वाई को गुड्स सिर्फ सेंड कर रहा है. तो हम इसे बोलते हैं सेंड करना, और इसे बोलते हैं ट्रांसफर करना, जिसे बोलते हैं टू कंसाइन. अल्टीमेटली कंसाइनमेंट का चैप्टर का मतलब ही है टू ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. कंसाइनमेंट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स को भेजा जा रहा है, बेचा नहीं जा रहा. जब एक्स से वाई को गुड्स गए हैं तो ओनरशिप किसकी है, एक्स की ही. जब एक्स के पास पड़े थे तब भी एक्स की थी, दिल्ली की फैक्ट्री में पड़े थे. जब वाई के पास पहुंचे तो भी ओनरशिप किसकी है, एक्स की है. जब वाई आगे बेच देगा तो कस्टमर्स की हो जाएगी. ठीक है ना. तब तक ओनर अल्टीमेटली कौन है, एक्स है. तो यानी कि वाई विल बी सेलिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ एक्स. वाई गुड्स को बेचेगा ऑन बिहाफ ऑफ एक्स बेचेगा, और उसके बदले उसे क्या दे रहे, कमीशन. ना एक्स जो है अपनी दिल्ली की दुकान के लिए तो एक अपना नॉर्मल ट्रेडिंग पेन तो बना ही रहा होगा आज तक, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं.
वो तो आज तक दिल्ली की दुकान की प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए क्या बना रखा है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, ये जो चैप्टर है हम ये जानना चाहते हैं कि जब चंडीगढ़ में काम शुरू किया आपने, जो चंडीगढ़ में गुड्स भेज रहे हो, वहां के खर्चे हैं, वहां पे कमीशन दी जा रही है, वहां पे पैसा आ रहा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। ये ना होना कि साल के अंत मुझे ये तो जानना ही है ना कि चंडीगढ़ की शॉप ने कितना कमा के दिया। एक तो है कि दिल्ली की शॉप तो कमा के दे ही रही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब एक्स ने एजेंट बिठा दिया भाई को, तो एक्स को ये तो देखना ही है ना कि भाई मेरे को साल के अंत में फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। इसके लिए एक्स क्या करता है, इसके लिए एक्स करेगा, एक्स बनाएगा आपके पास एक, एक्स बनाता है हमारे पास एक कंसाइनमेंट अकाउंट। इसे एक्स बनाएगा कि वाई बनाएगा, एक्स बनाएगा, क्योंकि अल्टीमेट प्रॉफिटेबिलिटी कौन जानना चाहता है, एक्स जानना चाहता है। वाई को तो अपनी कमीशन से मतलब है, वाई को तो अपनी कमीशन से मतलब है, या वाई को सिंपल सा मतलब होगा जितना पैसा इकट्ठा करेगा उतना पैसा एक्स को भेज देगा, क्योंकि जब लोगों से पैसा आएगा तो वो वाई के पास आएगा ना, और वाई को पैसा किसको दे देगा, एक्स को दे देगा। बट अल्टीमेटली एनी प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम चंडीगढ़ शॉप विल बी ऑफ एक्स। तो ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे हम जो अपने पास टर्म चूज करते हैं, एक्स को इज द प्रिंसिपल, बिकॉज वाई इज द एजेंट, एक्स कौन है, प्रिंसिपल हो गया। यहाँ हम अपने चैप्टर के अंदर इन्हें बोल देते हैं एक्स इज अ कंसाइनर एंड वाई इज अ कंसाइनी। हम एक्स को जो भेजने वाला बंदा है, जो ओनर है अल्टीमेटली, उसे क्या बोलते थे, कंसाइनर, और वाई को क्या बोल देंगे, कंसाइनी बोल देंगे। अब आपके पास जो है यहाँ पे सारी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जो भी है वो बनाएगा एक्स, वाई के लिए जो इनकम है वो सिर्फ उसकी कमीशन है। तो पहले तो ये बात मोटी मोटी हमें क्लियर हुई कि कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन इज अ मेयर ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन premises to another premises, principal to agent, consignor to consignee. Thereafter consignee will be selling the goods on behalf of consignor. जब तक कंसाइनी के पास गुड्स पड़े हैं, अल्टीमेटली उसकी ओनरशिप किसकी है, उसकी ओनरशिप कंसाइनर की ही है। तो ये बात तो हमें एक तो वैसे स्टार्टिंग में क्लियर होनी चाहिए। तो कंसाइनमेंट और सेल में क्या फर्क हुआ, यस, कंसाइनमेंट में ओनरशिप नहीं जा रही, सेल में ओनरशिप चली जाती है। तो बेसिक फर्क तो सबसे बड़ा यही है कि कंसाइनमेंट में ओनरशिप नहीं जा रही, वो तो सिर्फ एक मेयर ट्रांसफर ऑफ गुड्स है, जबकि आपके पास जो है सेल में तो ओनरशिप ही चली जाती है, दूसरे बंदे का हो गया। नाउ यही जो हमने बातचीत करी, ये आपके पास जो है इन योर नोट्स अगर देखेंगे आप लोग, टू स्टार्ट विद आई विल गो थ्रू द नोट्स, थोड़ा हम अपने पास स्टार्टिंग में चीजें सीखते जाएंगे धीरे धीरे। कह रहे हैं मीनिंग में क्या है, कंसाइन का मतलब क्या है, टू सेंड बोल दो, टू ट्रांसफर बोल दो। In accounting, consignment refers to a situation where a person called consignor sends goods to another person called consignee for the purpose of selling the goods on or behalf of the at the risk of the consignor. Ultimately risk किसका होगा, consignor का। जो दो पार्टीज इन्वॉल्व है, एक है कंसाइनर, एक है कंसाइनी। जो पर्सन भेज रहा है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल, कंसाइनर जो है, और जिसको भेजे जा रहे हैं वो कौन है, एजेंट, दैट इज द कंसाइनी। ना इसके बाद देयर इज ऑब्वियसली एक आपके पास चार्ट है यहाँ पे नीचे, विच इज जो अभी मैंने बनाया था उसी प्रकार का। तो यहाँ पे जरा हम वर्ड्स को समझ लेते हैं अपने पास क्या क्या आपके पास। मैं पूरा चैप्टर जो एक्चुअली एक केस से ही समझाऊंगा मैं आपको पूरे का पूरा चैप्टर। तो हमने यहाँ पे दो पार्टीज लिए, हमारे सारे एग्जांपल्स एक्चुअली इसी को लेके चलेंगे, धीरे धीरे इसमें सिचुएशन ऐड करते जाएंगे। तो जैसे मैंने एक्स और वाई लिया था, यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया एक सलमान है और एक विराट जी है। तो आपके पास सलमान हमारे पास कौन है, कंसाइनर, और वो कौन है, कंसाइनी, जो विराट है। तो आपके पास ये प्रिंसिपल भी बोल देते हैं और इसको एजेंट भी बोल देते हैं। जब गुड्स को क्या करा जाएगा, भेजा जाएगा, कौन भेजेगा किसको, गुड्स, सलमान विल बी सेंडिंग गुड्स टू विराट। तो देयर इज ओनली अ गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या ये सेल हो रही है, आंसर इज नो, ये सेल नहीं है, दिस इज अ मेयर गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं। अब सवाल उठा, हम बोलते हैं कि जब सेल होती है तो हम किसी पार्टी को इनवॉइस भी देते हैं। ऑब्वियसली जब गुड्स जा रहे होंगे आपके पास एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे, दिल्ली से बेंगलोर जा रहे, जहां पे भी है पर्सन, तो सवाल उठा रास्ते में तो मामा जी खड़े होंगे, वो तो अपनी गाड़ियां लेके खड़े हैं कि कोई ट्रक आएगा और अगर उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होगा गुड्स का तो हम रास्ते में क्या कर लेंगे, उसको सीज कर लेंगे ट्रक को बेसिकली। अब यानी कि रास्ते के लिए एक डॉक्यूमेंट तो चाहिए ना जब आप भेज रहे हो, क्योंकि आपने बेचा तो है ही नहीं, क्योंकि इनवॉइस रेज होता है जब सेल होती है, ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। जो रास्ते में डॉक्यूमेंट कैरी करा जा रहा है विद द गुड्स, इनवॉइस इसलिए रेज नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास जो है अभी तक सेल नहीं है।
जब सेल होती है तो इनवॉइस होता है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट गुड्स के साथ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस, वो इनवॉइस नहीं कहलाया जाता। तो पहली बात है क्या होगी, यानी कि जब गुड भेजेगा इट इज नॉट अ सेल, इट इज अ मेयर ट्रांसफर। जब गुड भेजे जा रहे तो अकम्पानिंग डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, परफॉर्मा इनवॉइस। इनवॉइस नहीं हो सकता बिकॉज इनवॉइस सेल के समय होता है, ठीक है। कंसाइनी जो एजेंट है वो सेल करता है, किसके बिहाफ पे करेगा, ऑन बिहाफ ऑफ सलमान, दैट इज द कंसाइनर। कंसाइनी को अल्टीमेटली क्या मिलेगी, अपनी रेमुनरेशन, कमीशन, और वो कमीशन अपनी कहाँ ले जाएगा, अपने पीएनएल अकाउंट में ले जाएगा। उसके लिए तो इनकम ही नहीं है, क्योंकि वो जो एजेंट का काम कर रहा है उसको तो मेन फायदा क्या है, सिर्फ वो तो उसको लालच अपनी सिर्फ कमीशन का है, उसे और कोई मतलब नहीं है। और जो सारा प्रॉफिट लॉस है वो किसका है, वो है कंसाइनर का, जिसके लिए क्या बनाएगा, एक कंसाइनमेंट। दिस कंसाइनमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू योर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। डेबिट में खर्चे डाल देंगे, क्रेडिट में इनकम डाल देंगे, तो ऑब्वियसली क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस निकल के आ जाएगा। तो इट इज अ नॉर्मल नॉमिनल अकाउंट है, और इस अकाउंट से जो प्रॉफिट लॉस होगा वो ट्रांसफर कर देगा अपने जनरल पीएनएल में। और ये जनरल पीएनएल कौन सा है, अब कंसाइनर हमारा दिल्ली में बैठा है ना, मैंने कहा था वो अपना ट्रेडिंग पीएनएल तो बना ही रहा होगा ना दिल्ली की शॉप का, ये तो वो कंसाइनी की लोकेशन का प्रॉफिट लॉस जानने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा। So there are two accounts being made. One is the trading and P&L account being made by consigner. वो किस लिए बनाएगा, वो अपने दिल्ली की शॉप के लिए, जो वो ट्रेडिंग पैनल बनाते ही आ रहा है सर, जो आप बेसिक बनाते हो अपने पास। और वो जो चंडीगढ़ की शॉप है या जो बेंगलोर की शॉप है जहाँ पे भी वो कंसाइनी काम कर रहा है, वहां की शॉप के लिए वो कौन सा अकाउंट बनाएगा प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, हमारे नाम में यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट। अब कंसाइनमेंट अकाउंट का जो फाइनल प्रॉफिट लॉस आएगा वो अपने मेन पीएनएल अकाउंट में ले जाएगा, ताकि उसे पता चल जाएगा मैं टोटल में दोनों से कितना कमाऊं। इंडिविजुअली पता कर लिया, अब जो कंसाइनमेंट अकाउंट से प्रॉफिट लॉस आएगा वो अल्टीमेटली कहाँ ले जाएगा, अपने पीएनएल में, जनरल पीएनएल, जहां से उसको टोटल प्रॉफिट पता चल जाएगा उसको दोनों का टोटलिटी में कितना हो। तो अल्टीमेटली हम इसलिए बोला है प्रॉफिट लॉस जो होगा कंसाइनमेंट अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, बल्कि जनरल पीएनएल में। और जनरल पीएनएल किस लिए बन रहा था, जनरल पीएनएल बन रहा था उसकी दिल्ली की शॉप की प्रॉफिटेबिलिटी की, वो ट्रेडिंग पीएनएल वहां का बन रहा था ना, और वहां पे फिर जो बेंगलोर है चंडीगढ़ की शॉप वगैरह की प्रॉफिटेबिलिटी ऐड करके टोटल प्रॉफिट लॉस उसे पता चल जाएगा साल के अंत में। अब तो अभी हमारे पास ये वाली बात क्लियर हुई सबको। द वर्ड्स आर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, द की वर्ड जो हमारे पास है, कंसाइनर है, कंसाइनी है, प्रिंसिपल, एजेंट, कौन किसके भी आपसे सेल कर रहा है, ओनरशिप किसकी है, जो आपके सीधा रही ना। कंसाइनी जो है अपने पास कुछ रिकॉर्ड तो रखेगा ना, क्योंकि उसकी कस्टडी में गुड्स भेजे हमने, और लोगों से पैसे भी लेगा जब बेचेगा गुड्स तो, और वो पैसे मुझे भेजेगा भी, अपनी कमीशन भी उसने लेनी है मेरे से, कुछ खर्चे भी कर रहा होगा जिसकी मैं उसे रीइंबर्समेंट करूंगा। ऑब्वियसली वो वहाँ का बिजली वगैरह का बिल पे कर रहा है, गोडाउन का किराया पे कर रहा है, जो भी खर्चे उसने वहाँ पे सारे करे, गुड्स को उतारा तो अनलोडिंग का खर्चा, गुड्स को जब भेजा होगा तो लोडिंग का खर्चा, थोड़ी बहुत ही वहाँ पे हमारे पोस्टर्स भी दीवारों पे लगाए होंगे उसने, लोगों को कॉलिंग भी कराए होंगे, तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा आ गया सारा। तो ये सारे खर्चे वो किससे लेगा, अपने पल्ले से थोड़ा देगा, ये खर्चे वो क्या लेगा, रीइंबर्स करवाएगा, किससे, कंसाइनर से। अब ये जो सारी डिटेल है ये उसे बतानी पड़ेगी ना कंसाइनर को, कि भाई इतना मैंने सेल करी, इतना तुमने मुझे स्टॉक भेजा था, इतना बिक गया, इतना बच गया, इतने मेरे खर्चे, इतनी मेरी कमीशन है। तो ही हैज टू गिव द इंफॉर्मेशन ना, रिपोर्ट बैक तो देगा ना। तो वो जो रिपोर्ट बैक देगा कंसाइनी किसको, कंसाइनर को, वो एक स्टेटमेंट में देता है जिसका नाम होता है अकाउंट सेल, जिसका नाम होता है अकाउंट सेल। तो हमारे पास दो चीजें होगी, एक तो यह कि कंसाइनर क्या भेज रहा है, कंसाइनर भेज रहा है गुड्स, और गुड्स के साथ क्या भेज रहा है, परफॉर्मा इनवॉइस। और कंसाइनी जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद, वो उनकी फ्रीक्वेंसी फिक्स कर सकते हो, मंथली है कि क्वार्टरली है कि हाफ ईयरली है, वो जैसे भी है, उनके आपस में बीच में होगा वो तो वो उतनी फ्रीक्वेंसी के बाद एक इंफॉर्मेशन दे देगा। कौन किसको दे रहा है, एरो इज क्लैरिफाइड, अकाउंट सेल्स कौन किसको भेज रहा है, कंसाइनी भेजेगा किसको, कंसाइनर को, जिसमें ये बता देगा सारी डिटेल्स जो है, ठीक है ना। तो अब आपके पास वो नीचे सारा बना हुआ था चार्ट, तो ऑब्वियसली यू नीड नॉट टू राइट डाउन। तो आपके पास नेक्स्ट अब आ रहा है फीचर्स क्या है। तो हमने फीचर्स में जनरल पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। इट्स अ थ्योरी क्वेश्चन व्हिच कैन कम। ओनरशिप, ओनरशिप किसकी है, गुड्स की, कंसाइनर की। जब कंसाइनी के पास पड़े तब भी कंसाइनर के, जब कंसाइनी बेच देगा तो कस्टमर्स की होगी, ठीक है ना। दो द गुड्स आर एक्चुअली सोल्ड बाय कंसाइनी, द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज रिमेन विद द कंसाइनर। हाउएवर ऑन सेल बाय कंसाइनी बायर ओनर बन जाएगा। सेकंड है परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मेंस का कंसाइनर जो है सेल इनवॉइस नहीं भेजता, इंस्टेड वो क्या भेजता है, परफॉर्मा इनवॉइस, जो इनवॉइस की तरह ही दिखती है। इनवॉइस इसलिए नहीं रेज किया जा सकता बिकॉज सेल नहीं है। देन आ गया खर्चे सेल के।
जनरली एक्सपेंसेस जो होंगे वो कंसाइनी जो इंकर करेगा वो क्या होगा, विल बी रिकवर्ड फ्रॉम दी कंसाइनी। हाउएवर कुछ खर्चे शेयर करे जा सकते हैं बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, वो आपस में आप डिसाइड कर सकते हो कि ऐसा कुछ खर्चे बोल सकते हो भाई ये खर्चों की रिइंबर्समेंट मैं नहीं दूंगा, तो करना चाहता है तो कर लो, तो वो आपस में हो सकता है। जनरली खर्चे जो है रिइंबर्स करे जाते हैं। कमीशन, कमीशन कंसाइनी को मिलेगी, कंसाइनी इज इंटाइटल्ड टू कमीशन जो कैलकुलेट होगी ऑन द बेस ऑफ सेल्स। अभी हम कमीशन के बारे में चर्चा बड़ी डिटेल में करेंगे अभी तो कमीशन हमेशा जो होती है वो जनरली एज अ परसेंटेज ऑफ सेल होती है, जितना वो बेचेगा उसकी कमीशन दे दूंगा। और एक क्या चीज आ गई, अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स क्या था, कौन किसको भेज रहा था, कंसाइनी कंसाइनर को। तो ये आ गया, द कंसाइनी सेंड्स अ पीरियोडिक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टू द कंसाइनर, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड अकाउंट सेल्स। द स्टेटमेंट कंटेन क्या क्या डिटेल्स रखती है, कितनी सेल्स करी, कितने खर्चे करे कंसाइनर के बिहाफ से, कितनी कमीशन बनती है, कुछ एडवांस मनी अगर भेजी होगी, बिकॉज ऑब्वियसली मैं स्टार्टिंग में जब उसे 5 लाख रुपए के 10 लाख रुपए के गुड्स भेज रहा हूँ तो मुझसे कहता है थोड़ा बहुत मुझे भी एडवांस को दे के रख दे, वो बाद में ऑब्वियसली क्या करवा लूंगा उससे, एडजस्ट करा लूंगा। जब सेल्स का पैसे आएगा तो ऑब्वियसली तुम इतना मुझे कम दे देना, क्योंकि मेरे पास से भी तो गुड्स इतने चलेंगे ना, तुम्हारी प्रीमिसेस में पड़े, ठीक है मेरे गुड्स है, पर ऑब्वियसली कल को नुकसान हो जाए कुछ है तो उसके लिए हमने उससे लेकर रख लिया, थोड़ा बहुत एडवांस रख लिया। अनसोल्ड स्टॉक अगर कोई बचा रह गया, या कितना पैसा अल्टीमेटली देना है या फिर लेना है कंसाइनर को, बिकॉज अल्टीमेटली हो रहा क्या उसने सेल करी उसके पैसे मुझे भेज दे, पर मैंने उसे किस किस चीज के पैसे देने थे, उसके खर्चे के, उसकी कमीशन के, और वो साथ में अपने एडवांस के पैसे काट लेगा जो एडवांस उसने मेरे को पहले ही दे दिया था। तो ये सब करने के बाद या तो वो मुझे पैसे भेजेगा, या अगर ज्यादा आ चुका था तो मैं उसे पैसे दूंगा। तो ऑब्वियसली नेट बैलेंस कितना किसको देना है। देन नेक्स्ट आ रहा है एक छोटा सा अगेन थ्योरी क्वेश्चन, फिर हम प्रैक्टिकल पार्ट पे चलेंगे। कंसाइनमेंट और सेल के बीच में डिफरेंस। तो कंसाइनमेंट में और सेल में क्या फर्क है जी, सबसे लगा पार्टीज। पार्टीज कंसाइनमेंट में कौन कौन है, कंसाइनर और कंसाइनी, इसमें होता है सेलर और बायर। ओनरशिप गुड्स की इसमें किसके पास होती है, कंसाइनर के पास होती है जब तक गुड्स नहीं बिकते। तो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू दी कंसाइनी, इज नेवर कॉल्ड एज द ओनर ऑफ द गुड्स। यहाँ पे ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगी किसको, बायर से, जैसे गुड्स बेचे। रिस्क किसका है गुड्स का, रिस्क लाइज विद दी कंसाइनर ओनली। यहाँ पे रिस्क किसको आ जाएगा, बायर का, जैसे एक बार गुड्स बेचे। मतलब कल को अगर कंसाइनी के गोडाउन में अगर कुछ नुकसान वगैरह की बात होती है तो वो ऑब्वियसली नुकसान कौन बेयर कर रहा है, कंसाइनर ही कर रहा है ना, ठीक है ना, तो रिस्क तो किसका ही है, कंसाइनर का। रिटर्न ऑफ गुड्स, कंसाइनी रिटर्न कर सकता है जितने गुड्स बचे रह गए। मैंने भेजी 1000 पेटी भेजी, मैंने कहा बेच देना, उसने अपना सारा ईडी चोटी का जोर लगा लिया, बिकी नहीं पेटियां, वो 600 पीसीसी बिके, तो 400 पेटी मुझे वापस कर देगा ना, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो गुड्स तो मेरे ही थे, जितने बेच दिए खत्म हो गए, 400 वापस कर देगा। जबकि यहाँ पे जनरली बायर वापस गुड्स नहीं कर सकता अगर मैंने उसे ऑब्वियसली बेचे हुए, तो आपके पास होता है ना एक्सचेंज पॉलिसी, कई लोग अलाउ करते हैं रिटर्न पॉलिसी, कई लोग अलाउ नहीं कर सकते, तो वहां पे आपके आगे रिटर्न पॉलिसी कई बार नहीं होती। रिलेशनशिप का यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट का, कंसाइनर प्रिंसिपल है, कंसाइनी एजेंट है, जबकि यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है, क्रेडिटर डेटर का, एक के लिए एक क्रेडिटर हो गया, एक के लिए दूसरा फिर क्या हो गया, डेटर हो गया। एक्सपेंसेस विच आर डन बाय द कंसाइनी टू रिसीव द गुड्स एंड टू कीप इट सेफली आर बोर्न बाय द कंसाइनी। जितने खर्चे कंसाइनी करेगा गुड्स को रखने के लिए जो भी है, वो सारे खर्चे कौन देगा उसे, कंसाइनर देगा। जबकि यहाँ पे बायर को एक बार गुड्स चले गए तो खर्चे सारे किसके होंगे, बायर के होंगे। एक बार मैंने गुड बेच दिया तो मेरी जिम्मेवारी खत्म होगी ना, यहाँ पे तो सेल हुई नहीं, बस बात ही है, यहाँ पे तो सिर्फ भेजे है कुछ। और इनवॉइस यहाँ पे कौन से यूज होता है, यहाँ परफॉर्मेंस वाइज, और यहाँ पे जो बेसिक आपका चीज आ रही। तो क्वेश्चन जितने मार्क्स का आता है 4 है 5 है, एनी 4-5 पॉइंट्स यू कैन ऑब्वियसली राइट डाउन, आई हैव गिवन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स जो बनते हैं आपके पास। आप एनी 4 एनी 5 जितने आपको याद रहते हैं डिपेंडिंग ऑन दी मार्क्स, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके हिसाब से उतने पॉइंट्स लिख दो। दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक आपको। नाउ नेक्स्ट चीज जो आपके पास आती है वो हमारे पास आता है कि जो कंसाइनमेंट अकाउंट है अब वो बनेगा कैसे। जो कंसाइनमेंट अकाउंट है बनाने वाला कौन है वैसे, कंसाइन, ये कंसाइनर बनाएगा कंसाइनी बनाएगा, कंसाइनर बनाएगा। मतलब कि हमारे केस में मिस्टर सलमान, हम एक्चुअली एक ही केस लेके चल रहे हैं, सलमान एंड विराट। तो आपके पास है सलमान विल बी मेकिंग द कंसाइनमेंट अकाउंट, जो बना रहा होगा। नाउ इट्स अ नॉमिनल अकाउंट नॉर्मल टू फाइंड आउट कितना प्रॉफिट लॉस हुआ फ्रॉम द कंसाइनी प्रीमिसेस। वैसे कंसाइनी हमारा बेंगलोर में है, कंसाइनर दिल्ली में, तो वो उसके हिसाब से बेंगलोर की शॉप की प्रॉफिटेबिलिटी वो जानना चाहता है। नाउ
सबसे पहले तो ये हो गया हमें डालने, और ये कंबाइंड ट्रेडिंग पीएनएल, पहले ही मैं क्लियर कर रहा हूँ, जैसे कंबाइंड ट्रेडिंग एंड पीएनएल। आप जो ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हो तब बाइफरकेट करते हो ना, जीपी एनपी निकालते हो, मैं कह रहा हूँ दोनों को इकट्ठे में बना रहा हूँ। एक ही अकाउंट से क्या निकाल के ले आऊंगा, फाइनल प्रॉफिट, मतलब सारे खर्चे डाल दूंगा, चाहे डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में क्या डालते हो, डेबिट में सबसे क्या डालते हो, ओपनिंग स्टॉक होता है अगर होगा तो, फिर डालते हो परचेज। परचेज का मतलब क्या होता है, कितने गुड्स हमने खरीदे इस साल में। अब यहाँ पे बेंगलोर की शॉप के लिए परचेजेस क्या है, जितने गुड्स कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजे, जितने गुड कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजे वो एक्चुअली में उस बेंगलोर की शॉप के लिए परचेज होगी ना। तो यहाँ पे सबसे पहले ही परचेजेस में क्या आ गया, इफेक्टिवली परचेज का नाम ही क्या है यहाँ पे, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। भाई कितने गुड सलमान ने विराट को भेजे, वो अल्टीमेटली उस बेंगलोर की शॉप के लिए परचेज होगी, तो परचेज लगी। फिर आ गया मेरा भेजने के समय कितना खर्चा लगा, और ये खर्चा मैं डालने जा रहा हूँ जो कंसाइनर ने किया। कंसाइनर ने जब गुड्स को ट्रक पे लोड कराया दिल्ली से, तो ऑब्वियसली लोडिंग का खर्चा दिया होगा, हो सकता है भाड़ा भी उसने पे कर दिया होगा ट्रक वाले को। तो जितने खर्चे कंसाइनर ने पे करे उसकी जेब से तो पैसा गया। ये बनाने वाला अकाउंट कौन है, कंसाइनर की कंसाइनी, कंसाइनर। तो कंसाइनर सिंपली एंट्री डाल देगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। खर्चा डेबिट कहाँ कर दिया, कंसाइनमेंट अकाउंट में, क्योंकि वो तो उस बेंगलोर की शॉप के लिए हो रहा है, और जेब से पैसा गया तो टू बैंक अकाउंट डाल दिया। और ये टू बैंक अकाउंट किन खर्चों का आ रहा है, जो कंसाइनर है, क्योंकि बनाने वाला कंसाइनर है ना, तो ऑब्वियसली टू बैंक डल गया सीधा। फिर आया जब कंसाइनी को गुड्स मिले, तो कंसाइनी ने गुड्स को क्या करा होगा, एक तो बेचा होगा और उसके खर्चे और कमीशन है। जब जो उसने सेल करी तो सेल क्रेडिट में कर दूंगा, तो मैंने क्या डाल दिया, सिंपली बाय कंसाइनी। बाय कंसाइनी क्यों डाला, क्योंकि इस सेल के पैसे मुझे तो कंसाइनी से लेंगे। देखो कंसाइनी कस्टमर से लेगा पैसे, पर मैंने तो किससे लेने, कंसाइनी, तो मैं तो डेबिट कंसाइनी को कर दूंगा ना, विद द वैल्यू ऑफ दी सेल। तो सेल्स क्रेडिट होगी, डेबिट में खर्चे क्रेडिट में इनकम। फिर जो उसने खर्चे करे कंसाइनी ने, उसके पैसे मैंने उसे देने हैं ना, उसने मुझे सेल के देने, तो मैंने उसे किसके देने, खर्चों के पैसे देने। तो टू कंसाइनी डाल दूंगा, जितने मैंने उसे किस चीज के पैसे देने, खर्चों के देने हैं या कमीशन के देने, जो भी उसको मैंने उसके पैसे देने हैं। पर मैंने उसको जो देने वो किन चीजों के देने, उसके खर्चे और कमीशन के, तो मैं उसके पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। तो एंट्री का डाल दी, कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनमेंट। और लास्ट में जितना स्टॉक बचा रह गया वो सिंपली लिख देता हूँ बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। और स्टॉक को वैल्यू करने का एक तरीका है, दैट इज ऑलवेज कॉस्ट और मार्केट प्राइस, जो एनआरवी बोलते हैं हम वर्ड अपने पास, विच एवर इज लेस, ठीक है ना। वो अभी चर्चा हमारी स्टॉक पे तो काफी देर होगी, और अल्टीमेटली क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस निकल के आ जाएगा। ये जो स्टॉक है क्लोजिंग अगली बार का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो ये टू ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है। किसी भी क्वेश्चन में आपको कभी ओपनिंग स्टॉक होता नहीं, इस वजह से मैंने फॉर्मेट में डाला नहीं। हमेशा यही होता है कि भाई मान लो ये पहली बार है, फर्स्ट टाइम ट्रांसफर, पर बचा तो होगा ही, कुछ बचा तो होगा ही, तो कंसाइनमेंट स्टॉक आ जाएगा। अंटिल ने सारे बिक गया फिर तो स्टॉक ही नहीं आएगा ना। और बैलेंसिंग करके आ गई प्रॉफिट या लॉस। तो एक अकाउंट तो बनता है कंसाइनमेंट का, दूसरा अकाउंट बनता है कंसाइनी का। हम ये जानना चाहते हैं कंसाइनी से कितने पैसे देने हैं या लेने हैं, कंसाइनी को कितने पैसे देने हैं उससे लेने हैं, ताकि हमें पता चल जाए नेट में वो कितने देगा, जो कि रिफ्लेक्ट कहाँ कर रहा होगा, एक स्टेटमेंट बोली थी अकाउंट सेल्स, वहां पे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा ना। तो मैंने उससे किस चीज के पैसे लेने थे मैंने उससे पैसे लेने थे जो उसने सेल्स करी, तो मैं एंट्री डालूंगा कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। तो आपके पास सिंपली जो है हमने ऊपर ही डाला था ना, कंसाइनी को डेबिट करा था, तो वही आ रहा है ना, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया था। तो इसके पैसे लेने, देने उसको किस चीज के पैसे है, जो उसने खर्चा किया या कमीशन के पैसे, तो उसको क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री क्या डाली थी ऊपर, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी ना, तो कंसाइनी अकाउंट में आ गया बाय कंसाइनमेंट। ऐसा हो सकता है कि उसने मुझे कभी पहले एडवांस दिया होगा ना, जो मैंने आपसे कहा था कि उसने मुझे हो सकता है कोई एडवांस दिया होगा, तो जो एडवांस दिया होगा उसको मैंने क्या लिखा होगा, बाय बैंक। मेरे को जो पैसा होगा मैंने एंट्री डाली होगी बैंक टू कंसाइनी, या अगर उसने बिल दिया होगा तो बीआर टू कंसाइनी, जो भी है एडवांस के रूप में जो भी उसने मुझे चीज दी। और फाइनली कंक्लूजन क्या आ गया, बाय बैंक क्या, तो मतलब वो मुझे पैसे देगा, ये मैं उसे दूंगा, 99.99% केस में वही मुझे देगा। ऑब्वियसली बात है, सेल 5 लाख की करिए, अब खर्चे और कमीशन हो ना 5 लाख से ज्यादा, फिर तो आप सबसे बेवकूफ हो। मतलब इसमें तो कॉस्ट ऑफ परचेज ही नहीं डली, कॉस्ट ऑफ परचेज मैंने बियर करी है, वो मुझे पैसे किस चीज के भेजेगा,
सेल के सारे पैसे ग्रॉस है, और उसमें से किस चीज़ के काट लेगा पैसे, जो उसने खर्चे और कमीशन करी, क्या वो कभी सेल्स से जाएंगे? नॉट एट ऑल पॉसिबल। कमीशन कितनी होगी? 2-4% हो जाएगी, चलो। खर्चे कितने ही कर देगा आपके पास, डिपेंडिंग ऑन दी आपके पास जो आ रहा है। ऑब्वियसली अगर खर्चे और कमीशन ही सेल्स से ज़्यादा है, फिर तो बिजनेस क्यों कर रहा था मैं? परचेज कॉस्ट ही नहीं मीट हुई, क्योंकि ऊपर से प्रॉफिट लॉस निकल गया यहाँ से। ये जरूर है, एडवांस का अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि मेरे को उसे वापस करने पड़ रहे, नहीं तो ऑब्वियसली वही हमेशा मुझे पैसे देगा ना, सिंपल सी बात। क्योंकि सेल अमाउंट विल बी मच हैवियर अमाउंट, वही सबसे मेन अमाउंट है ना, वहीं से तो मैंने कमाना है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनिंग अकाउंट कौन बना रहा है अल्टीमेटली? दोनों अकाउंट कंसाइनर। कंसाइनमेंट और कंसाइनिंग अकाउंट दोनों का बना रहा है, कंसाइनर बना रहा है। अल्टीमेटली कंसाइनमेंट अकाउंट का मकसद ये है ये प्रॉफिट लॉस निकालना, और कंसाइनिंग अकाउंट का मकसद ये पता करना कितने पैसे देने या लेने, ठीक है ना। इसे एक बार के लिए नोट जरूर कर लेना, आई थिंक इट इज नॉट इन योर नोट, और इससे लिख लेना बेसिक अकाउंट। एंट्रीज वैसे आपके पास गिवन है, पर अभी ये अकाउंट आप बना लेंगे तो आपके पास क्लियर रहेगा। वैसे तो अकाउंट ये दिया हुआ तो है आगे जाके पेज 142 पे, एंट्रीज खत्म होने के बाद नेक्स्ट पेज पे कंसाइनमेंट अकाउंट। पर उसके अंदर एक दो और भी चीज़ें वो इसमें कवर नहीं करी अभी मैंने, वो मैं बाद में करूँगा। तो आप इसको बेसिक अकाउंट करके लिख लेना। आपके पास ऐसे कंसाइनमेंट अकाउंट इज ऑलरेडी गिवन, जो मैंने आपको बोला ही है। कंसाइनिंग अकाउंट ही नहीं है वैसे तो, कंसाइनमेंट अकाउंट इज ऑलरेडी गिवन ऑन पेज 142, वो जो एंट्रीज के नेक्स्ट पेज पे आपके पास है। हाँ जी, बड़े आगे तरफ। अच्छा, अभी हम जितना हमने अंडरस्टैंडिंग लिया उससे एक बेसिक एग्जांपल करने जा रहे हैं हम लोग फिर हम चीज़ों को और धीरे धीरे समझेंगे। एग्जाम्पल 1 है, 1 अप्रैल 2017 को सलमान ऑफ दिल्ली ने 1000 बॉक्सेस भेजे टी के विराट ऑफ बेंगलोर को ऑन कंसाइनमेंट। हर बॉक्स की कॉस्ट कितनी है? 500 रुपये, मतलब दैट इज द कॉस्ट ऑफ द बॉक्स जो आपके पास भेजा जा रहा है। सलमान ने पे करा रेलवे फ्रेट कितना? 1000 रुपये, और पैकेजिंग का खर्चा 2000। विराट ने कुछ एडवांस मनी भेजी है 15000 आज अपने तरफ से। 30 सितंबर को विराट ने जब अकाउंट सेल्स भेजी सलमान को, उसने कहा सारे बॉक्सेस बिक गए कितने पे? 800 में। तो जो 500 वाला बॉक्स था वो कितने बेच दिया? 800 में। एक्सपेंसिव जो विराट ने इंकर करे वो बता रहा है कंसाइनी ने। कैरेज एंड क्लियरिंग का खर्चा इंकर करा 500, गोडाउन रेंट 3500, सेलिंग एक्सपेंसिव 1000, और उसकी कमीशन कितनी है? 5% ऑफ दी सेल्स। बेसिक कमीशन आपको दे रहा है। कह रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट और विराट का अकाउंट ना तो इन द बुक्स ऑफ सलमान। तो जो हमने अभी सीखा उससे रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं। तो आपके पास सलमान जो है उसकी बुक्स की बात करने जा रहे हैं।
तो वो दो अकाउंट कौन कौन से बनाएगा बुक्स ऑफ सलमान में? एक बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट, और एक बनाना है विराट का अकाउंट। नाउ वी विल गो इवेंट बाय इवेंट ताकि कोई कंफ्यूजन ना हमें रहे। अल्टीमेटली हम सीधा अकाउंटिंग एंट्रीज को पोस्ट कर रहे हैं, डल तो एंट्री दिया उसको हम सीधा अकाउंट में डाल रहे हैं ना। तो एंट्रीज आपके पास क्या है? जब सबसे पहले मैंने गुड भेजे होंगे विराट को तो मैंने एंट्री क्या डाली होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये दिखा दिया कि वो गुड बेंगलोर पहुंचे ना, तो बेंगलोर की प्रीमिसेस के लिए तो परचेजेस होगी ना, वो बेंगलोर जब मैंने भेजे तो बेंगलोर की प्रीमिसेस में परचेज होगी। तो मैं यहाँ पे नाम के यूज करता हूँ टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब आपके पास जो है ये कितनी बॉक्सेस भेजे मैंने? 1000 बॉक्सेस। हर बॉक्स की कॉस्ट कितनी है? 500। तो अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सेंट इज हाउ मच? 5 लाख। 5 लाख होगी। तो 5 लाख की वैल्यू के गुड भेजे, वो परचेजेस की वैल्यू होगी, दैट इज द परचेज कॉस्ट ऑफ द गुड। 5 लाख इज द परचेज कॉस्ट ऑफ द गुड। इतना अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं ये अकाउंट खत्म कैसे होता है, वैसे जनरल बात करूं, ये बेंगलोर के लिए परचेज होगी, तो दिल्ली का जो अपना ट्रेडिंग प्लान बना रहा होगा वहां से उतना स्टॉक कम कर देगा ना, क्योंकि दिल्ली की दुकान से उतना सामान कम हो गया ना, उसने खरीदे होंगे दिल्ली में, तो दिल्ली में परचेज दिखाई होगी, तब एंट्री डाली होगी परचेजेस टू कैश या परचेज टू क्रेडिटर दिल्ली में, तो दिल्ली की बुक्स में दिखाई। जब उसने भेजे तो एंट्री क्या डाल दी? कंसाइनमेंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो उसने दिखा दिया यहाँ से स्टॉक कहाँ चला गया? बेंगलोर। तो दिल्ली वाला तो कम हो गया ना फिर। तो अल्टीमेटली ये जो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है ये ईयर एंड पे कहाँ चले जाता है अभी अकाउंट? ये अल्टीमेटली ट्रेडिंग अकाउंट में या तो क्रेडिट साइड लिख दो या परचेज में से माइनस करके जाओ, क्योंकि उतना स्टॉक दिल्ली के से क्या हो गया? कम हो गया ना, क्योंकि अब ये हमने ये दिखा दिया कि तो बेंगलोर की स्टॉक के लिए परचेज होगी, तभी तो वहाँ की प्रॉफिटेबिलिटी सही निकलेगी ना, और वहाँ की दिल्ली की भी अलग प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी, क्योंकि जो खरीदा था वो तो हमने भेज ही दिया। तो ये अल्टीमेटली जो अकाउंट है इट इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, अभी हम बात करें कंसाइनमेंट की। अब जितना खर्चा इसने खुद किया सलमान ने वो क्या आएगा? टू बैंक। टू बैंक अकाउंट जिसमें उसने दो खर्चे करे, फ्रेट का कितना पे किया? 1000, और पैकेजिंग का 2000, तो टोटल में कितना हो गया? 3000 का खर्चा। हम इनर कॉलम में हमेशा चीजें दिखा जरूर देते भाई कौन सा खर्चा किस चीज का नाम का। देन विराट ने कुछ पैसा भेजा एडवांस मनी 15,000, तो क्या आ रहा होगा? एंट्री क्या डाली होगी? किसने एंट्री डाली होगी? बैंक टू विराट। इट इज नॉट दी सेल, ये कोई खर्चा या इनकम थोड़ी ना है, ये तो उसने एडवांस भेजा है, तो जितने मुझे लेने होंगे उसमें से उससे कट जाएंगे ना, तो मैं एंट्री क्या डाल रहा हूँ? सिंपली विराट अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट जो एडवांस है विच इज हाउ मच? 15। होगा क्या इतने से कल को जो उसने मुझे पैसा देना वो इतना कम देगा, क्योंकि उसने 15,000 मुझे पहले ही दे दिए। देन आ गया विराट ने फॉरवर्ड करा अकाउंट से, उसने सारे बॉक्सेस भेज दिए कितने में? 800 में। तो मैं क्या दिखा दूंगा? बाय विराट। तो बाय विराट सेल्स के नाम के पैसे किससे लेने मुझे? विराट से। तो मैं तो किसको डेबिट करूंगा? विराट को डेबिट करूंगा। हाँ जी, अब कितने बॉक्सेस थे टोटल में? हाँ जी, कितने बॉक्सेस थे टोटल? 1000, और 1000 बॉक्सेस को कितने बेचा? 800 में। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 8 लाख। ठीक है ना। और वो विराट के अकाउंट में आ गया टू कंसाइनमेंट। मैंने विराट को डेबिट कर दिया विद 8 लाख, क्योंकि ये पैसे मुझे किससे आने हैं? विराट से आने हैं। विराट हैज टू गिव मी 8 लाख रुपीज, तो विराट इज डेबिटेड, और कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया सेल्स का डाल के, उतने पैसे हमारे सेल चाहिए।
देन कुछ विराट ने क्या किए, खर्चे देखिए। अब जो उसने खर्चे किए है वो अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा, किसको देने हैं वो खर्चे के पैसे, विराट को। तो यहाँ क्या आएगा, टू विराट, खर्चे के पैसे जो देने हमने विराट को देने ना। तो उसमें किस किस चीज के है, वन इज कैरेज एंड क्लियरिंग चार्जेस, कितना अमाउंट है 500। रेंट कितना है, गोडाउन रेंट 3500। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 1000। और मैंने क्या देना है जी, हाँ जी और क्या देना है, कमीशन देनी है। तो कमीशन जो देनी है वो किससे आनी है, सेल्स से। तो सेल्स कितनी हुई थी 8 लाख, 8 लाख का 5%, तो कमीशन आ गई कितनी 47। तो टोटल मुझे विराट को कितने पैसे देने, 45,000, ठीक है ना। तो वो मैंने एक एक चीज की बाइफरकेशन लिख दी भाई, किस किस चीज के पैसे विराट को हमें देने, कितने कितने देने। और ये उसके अकाउंट में डल जाएगा और वहां क्या आ जाएगा, बाय कंसाइनमेंट। एक्सपेंसेस एंड कमीशन, सारी ट्रांजेक्शन चल गई। अल्टीमेटली क्या निकल के आ जाएगा, बेंगलोर की शॉप से सलमान को प्रॉफिट हुआ कि लॉस। परचेज कॉस्ट डल गई, खर्चे डल गए, खुद वाले भी डल गए, विराट वाले भी डल गए, सारे कमीशन भी डल गए, सब कुछ डल गया। और उसके बाद आपके पास क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट या लॉस। तो ऊपर से आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट आ रहा है, तो टू प्रॉफिट कितना 250। तो 252 मतलब फाइनल प्रॉफिट। किसका ये प्रॉफिट सारा, सलमान का। अल्टीमेटली प्रॉफिट तो सलमान का है ना सारा का सारा ना। विराट पर्सनल अकाउंट भी सेटल करेगा, उसने मुझे 8 लाख रुपए देने थे, यही अकाउंट बता रहा है। उसमें से वो 15,000 पहले दे चुका है, वो कट जाएंगे, और 45,000 वो अपने खर्चे और कमीशन के काट लेगा, यही अकाउंट से निकल के आ रहा है। तो वो मुझे पैसे भेज देगा कितने, 7,40,000। तो बाय बैंक आ गया। तो 740 मुझे उसने पैसा भेज दिया, और मुझे टोटल प्रॉफिट जो शॉप से हुआ बेंगलोर की से वो कितना हुआ, 2,52,000। दैट इज द प्रॉफिट जो निकल के कौन सा अकाउंट से आता है, कंसाइनमेंट अकाउंट से। हाँ जी ये क्लियर हुआ सबको, हुआ। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं ना। अलग अलग प्रकार की ना कमीशंस होती है। अभी हम जरा समझने जा रहे हैं किस टॉपिक को, कमीशन के टॉपिक को। कमीशन किसको दी जा रही है, कंसाइनी को, क्योंकि वो मेरे गुड्स बेच रहा है। तो अब यहाँ पे हम बोलते हैं कमीशन 3 प्रकार की होती है। कहते हैं कमीशन 3 प्रकार की, एक होती है नॉर्मल ऑब्लिक ऑर्डिनरी कमीशन, एक होती है डेल क्रेडर, कुछ नाम थोड़े से डिफरेंट, और एक है ओवरराइडिंग। सबसे पहले आ गई नॉर्मल ऑब्लिक ऑर्डिनरी, जो हमने अभी करी 5% ऑफ सेल, दैट इज अ नॉर्मल कमीशन। भाई नॉर्मल मैं तुझे सूची कमीशन दे दूंगा, तू सेल कर, आई विल गिव यू कमीशन। अच्छा, कंसाइनी का काम गुड्स को बेचना है ना, क्या कंसाइनी का काम कलेक्शन करना भी है पैसे? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई कस्टमर पैसे मार ले, कोई कस्टमर पैसे ना दे, उसने तो सेल कर दी सारी की सारी गुड्स की। अब ही इज नॉट अ कलेक्टिंग एजेंट ना, उसका काम था गुड बेचना। तो हो सकता है कल को पैसे ना आए, कोई कस्टमर बैड डेट प्रूव हो जाए क्योंकि पैसे नहीं आए। अल्टीमेटली क्या उस बैड डेट को कंसाइनी बियर करेगा कि कंसाइनर बियर करेगा? कंसाइनर बियर करेगा, क्योंकि कोई भी फायदा नुकसान उस शॉप से जो भी हो रहा है वो कंसाइनर का है। सिंपल सी बात है।
दैट कंसाइनी विल नॉट बियर। कंसाइनी को तो अपनी कमीशन से मतलब था ना, उसने तो काम गुड्स बेचना था। तो हम जब नॉर्मल कमीशन दे रहे हैं, जो कि हमेशा जो लगेगी परसेंटेज ऑफ टोटल सेल पे लगेगी, क्योंकि सेल कैन बी कैश और क्रेडिट। तो आपके पास जितनी भी सेल, अब जब पिछले क्वेश्चन में हमने 8 लाख की सेल की बात करी, क्या ये बात करी कैश कितने क्रेडिट कितने ना। अब जितने मर्जी सेल है 8 लाख का सीधा 5% दे दिया ना हमने, 40,000 जो कमीशन थी। और अगर यही क्वेश्चन में दी हुई है तो कंसाइनर बियर करता है किसको, रिस्क ऑफ बैड डेट। मतलब बैड डेट का नुकसान कंसाइनर अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में डाल के उससे उसका प्रॉफिट कम होगा। अल्टीमेटली उससे उसका प्रॉफिट कम होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो आ रही है बात, ये इतना नुकसान कौन बेयर कर रहा है, कंसाइनर। अब यार कंसाइनर कहता है मैं अब दिल्ली का काम देखूं कि सर बेंगलोर के लोगों की भी कलेक्शन देखूं। प्रॉब्लम ये आ गई ना, एक नॉर्मल कंसेप्ट में उसी का बिजनेस है ना सारा, दिल्ली का भी उसका और बेंगलोर का भी उसका। वो कहता है मैं दिल्ली के लोगों की टेंशन ले रहा हूँ, यहाँ बेच रहा हूँ, यहाँ इकट्ठा कर रहा हूँ पैसा, यहाँ 2-4 मुस्टंडे इकट्ठे कर रखे जो पैसा लेके आते हैं। अब बेंगलोर में कैसे करूंगा मैं, क्योंकि बेंगलोर में भी जिम्मेवारी तो मेरी ना। वो कंसाइनी को एक लालच देता है, कहते हैं यार तू पकड़ 1-2% फालतू, मुझे कोई लेना देना नहीं, पर बैड डेट का रिस्क भी बेटा तेरा ही है। तू मेरे से 1-2% और फालतू ले ले, कोई दिक्कत नहीं, पर उस केस में फिर बैड डेट भी तू ही संभाल ले, ठीक है ना। तू नॉर्मल कमीशन तो मैं तेरे को दे ही रहा हूँ, पर टू पास ऑन द रिस्क ऑफ द बैड डेट टू कंसाइनी आई एम गिविंग हिम कमीशन। और उस कमीशन नाम होता है डेल क्रेडिटर कमीशन। उस कमीशन का नाम है डेल क्रेडिटर। डेल क्रेडिटर का कमीशन का मतलब ही ये है कि नाउ कंसाइनर है पास द रिस्क ऑफ बैड डेट टू कंसाइनी। अब कल को अगर बैड डेट हो या बैड डेट ना हो, कंसाइनर को कोई टेंशन नहीं, वो तो अपना रात को नींद आराम से सोएगा। नहीं तो पहले क्या प्रॉब्लम थी, हाई पैसे आएंगे हाई पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें कंसाइनी को तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब यहाँ पे एटलीस्ट उसको ये हो जाएगा, मेरे को पता है यार मेरी फिक्स कॉस्ट जो है ना 7% है, जैसे 5% नॉर्मल थी 2% है, आई नो मैं अपनी फिगर से चल सकता हूँ। अब बैड डेट ज्यादा हो कम हो मुझे कोई लेना देना नहीं, वो कंसाइनी संभालेगा। वो जैसे मर्जी पैसों की कलेक्शन करे ना करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो उसे कमीशन पकड़ा दी एक्स्ट्रा, नाउ ही विल बियर द रिस्क ऑफ बैड डेट। तो डेल क्रेडिटर कमीशन का मतलब ही क्या है कि रिस्क ऑफ बैड डेट अब किसका हो जाएगा, कंसाइनी का हो जाएगा। और ये कैलकुलेट हमेशा टोटल सेल पे होगी, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा एक डाउट आता है कि बैड डेट तो सिर्फ क्रेडिट सेल पे होते हैं, जो बंदा नगद ही दे गया उस पर कैसे बैड डेट हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, अगर वो कहते हैं लेट से 5% नॉर्मल कमीशन है, 2% डेल कर रहा है, और जो जैसे सेल करी 8 लाख की हमने, इस 8 लाख में 6 लाख की सेल आपके पास क्रेडिट है और 2 लाख की कैश है, मैं सिंपली 7% पूरी 8 लाख की लगाऊंगा। ये नहीं बोलूंगा कि भाई, क्योंकि वो तो यार मैंने कमीशन तो पहले बता दी ना उसे। अब वो जिस मर्जी मॉडल पे लोगों को बेचे, वो तो कैश पे बेच के अपना रिस्क कम कर रहा है ना। मैंने तो कमीशन देने की बात उससे कर ली, अब कमीशन देने के बाद वो लोगों को जैसे मर्जी बेचे, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्क तो उसी का है ना। अब वो कैश पे बेचे चाहे क्रेडिट पे बेचे, चाहे उसे पैसे आते हैं चाहे उसे पैसे नहीं आते, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो मेरे पैसे पूरे भेजेगा अपनी 7% कमीशन काट के, चाहे वो घर से लाए चाहे लोगों से इकट्ठा करे चाहे जहां मर्जी से लेके, क्योंकि मैंने बैड डेट करे तो उसके ऊपर पास ऑन कर दिया। तो बैड डेट की जो कमीशन है वो भी टोटल सेल पे आपके पास जो आ रही है डेल क्रेडिटर भी उसी पे कैलकुलेट होगी। अब अल्टीमेटली अगर मैं सही मायने बात करूं तो कंसाइनिंग का रियल प्रॉफिट कितना हुआ, अगर डेल क्रेडिटर उसे दे रहा हूं ना तो उसे कमीशन तो 7% मिल रही है, तो उसे 7% कमीशन, लेट से 8 लाख की सेल है, 7% बन गया 56,000, और बैड डेट का रिस्क उसी का था ना, लेट से 10,000 के बैड डेट हो गए, तो उसका रियल प्रॉफिट तो कितना हुआ 56 माइनस 10, क्योंकि बैड डेट का नुकसान तो उसका है ना। पहले केस में तो बैड डेट का नुकसान किसका ही था, कंसाइनी। अब बैड डेट का नुकसान कौन बुक करेगा, कंसाइनी। तो रियल उसका प्रॉफिट अब कितना हुआ, कमीशन माइनस बैड डेट। ये किसकी बात हम कर रहे हैं, कंसाइनी की, कि कंसाइनी के जो लिए अब रियल प्रॉफिट है वो है कमीशन माइनस बैड डेट। और एक तीसरी कमीशन आती है ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग का मतलब हो गया स्पेशल एफर्ट्स के बेस पे कमीशन। स्पेशल एफर्ट्स का मतलब हो गया, मैं कहता हूँ मैंने तुम्हें बॉक्स भेजा 500 रुपये का, ठीक है, मैं तुम्हें कहा ठीक है 800 में बेच देना, वो कह रहे ठीक है यार 5% कमीशन मिलेगी मुझे, 5% नॉर्मल कमीशन है, तो एक बार सेल 800 का 5% लगाओ जरा कितना होगा पर बॉक्स, 40 रुपये पर डब्बा उसे कमीशन उसकी मिल जाएगी वो बेचने पे। अब वो अगर 1000 पे बेचेगा किसी को तो भी तो 5% ही मिलेगी, तो 50 रुपये मिल जाएगी।
अब वो कहता है मैं क्यों इतना झंझट पालूं, क्यों लोगों को इतना कन्विंस करो, मुझे कौन सा इतना फायदा हो रहा है, मेरे को उसने कहा 800 बेचने पे 800 बेच लो, मेरे को 40 में मिल रहे हैं, मैं क्यों किसी कस्टमर को ज्यादा बेवकूफ बनाऊं कि उसे चीज ज्यादा महंगी बेचू। तो हम क्या कर रहे हैं, कंसाइनर क्या कर रहा है, कंसाइनर कह रहा एक पर्टिकुलर प्राइस तक ठीक है तुम्हारी कमीशन हमने रखी है, अगर तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा में किसी को बेच दोगे, किसी को बेवकूफ बना दो थोड़ा बहुत, चलो भाई जैसे मर्जी, तुम जैसे मर्जी सेल्स प्रमोट करो, ठीक है ना। सो फॉर पुटिंग योर एक्स्ट्रा एफर्ट आई एम गिविंग यू एक्स्ट्रा कमीशन। तो मैं कह सकता हूँ 800 रुपए तक तो मैं तुझे 5% दूंगा, पर अगर तू ज्यादा में बेचेगा तो मुझे 20% कमीशन भी देने में राजी हूँ, क्योंकि 80% तो भी मेरा फायदा हो गया ना, उसको भी मोटिवेशन होगी कि ज्यादा में दूंगा तो ज्यादा कमीशन आएगी, और मेरा भी पर्पस सॉल्व हो गया। तो दैट इज नोन एज ओवर राइडिंग, कि जहां पर उसे मैं कह रहा हूं यू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट, यू पुश अप द सेल्स, और मैं तुझे एक्स्ट्रा कमीशन देने के लिए राजी हूं। तो नॉर्मल कमीशन डेल क्रेडिटर और एक है ओवर राइडिंग। इट इज द एक्स्ट्रा इंसेंटिव, या तो ओवर एंड अबाउट स्पेसिफिक प्राइस पे अगर बेचने की बात हो रही है, या कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना और हम उसको कह रहे हैं भाई अब तू लोगों को कन्विंस कर जैसे मर्जी, नया प्रोडक्ट ऑब्वियसली नई चीज खरीदने से हर कोई थोड़ा सा इकराता है, वो कहता है यार क्यों मैं नई चीज को एक्सपेरिमेंट करूं, तो ऑब्वियसली वी आर टेलिंग हिम कि लोगों को थोड़ा सा किसी भी तरीके से कन्विंस करे, तो हम उसके जब एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगवाने की बात कर रहे हैं तो हम उसे एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं, और ये हमेशा क्वेश्चन बोलेगा तो ही पता चलेगा, इवन सेकंड वाली भी। देखो नॉर्मल अगर जैसे पहला केस मैंने किया, क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, उसके बाद कमीशन का कंसेप्ट करा, क्यों, क्योंकि पहले में तो नॉर्मल ही थी ना, डेल क्रेडिटर होना तो एक स्पेसिफिक केस हो गया, और ओवर राइडिंग की भी क्वेश्चन ही लैंग्वेज बताएगा कि किस बेस पे है, कि एक्स्ट्रा इंसेंटिव क्या मेजर कर रखे हैं उन्होंने आपस में, सो दैट ऑलवेज क्वेश्चन विल स्पेसिफाई डेल क्रेडिटर और ओवर राइडिंग के बारे में। तो हमारी कमीशन जो है 3 प्रकार से, पहली आ गई ऑर्डिनरी कमीशन, जिसे नॉर्मल कमीशन भी बोलते हैं, ये फिक्स परसेंटेज होती है ग्रॉस सेल्स का, इसमें कंसाइनर ही बियर करता है बैड डेट के रिस्क को। अगली आ गई डेल क्रेडिटर, ये आपके पास जब दिया जा रहा है तो कंसाइन ही बियर करता है बैड डेट के रिस्क को, और ये कमीशन भी कैलकुलेट किस पे होती है, तो अंटिल अनलेस क्वेश्चन कुछ और बोल दे वो बात अलग है, ठीक है ना। और ओवर राइडिंग क्या होगी, एक्स्ट्रा कमीशन जो दी जा रही है टू प्रमोट दी सेल्स एट हायर प्राइस, टू इनकरेज टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट वगैरह जो भी है, तो वो उसके बेस पे आएगी। नॉट टेकिंग अ स्मॉल, आपके पिछले वाला जो हमने लिया था एग्जांपल, उसमें बढ़ रहे हमारा पूरा चैप्टर एक ही एग्जांपल को लेके हम करते रहेंगे चेंजेस इसमें। लेट्स से एग्जांपल 1 में जो पहला किया था, नॉर्मल कमीशन 5% सेल्स और बैड डेट 700 रुपये, तो ये बैड डेट का 700 रुपये का लॉस कौन बियर करेगा, कंसाइनर, क्योंकि नॉर्मल कमीशन है 5%। तो उस केस में जो आपने अकाउंट बनाया था नॉर्मल में बात करने जा रहा हूँ, क्या ये ऐसा ही रहता, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या ऐसा ही रहता, क्या कमीशन इतनी आती 40,000, कमीशन तो 8 लाख का 5% ही बोला ना मैंने, नॉर्मल कमीशन है, पर बैड डेट का रिस्क अब कौन बेयर करेगा, कंसाइनर। तो ऑब्वियसली वो एक खर्चा डालेगा टू बैड डेट के नाम का भी, कितने रुपए, 700 रुपये। ऑब्वियसली बैड डेट का भी तो आपके पास हो गया ना एक खर्चा, जो है बैड डेट का भी तो एक खर्चा आपके पास होगा ना, और अल्टीमेटली वैसे तो टू कंसाइनी में ही दिखाएगा, क्यों, क्योंकि कंसाइनी मुझे पैसे कम भेजेगा ना, अल्टीमेटली ये हो किस चीज का रहा है, इट इज अ एक्सपेंस which is incurred by consignee and I am reimbursing him. It is just like the another carriage carting जो क्लियरिंग एक्सपेंस था, गोडाउन रेंट था, वो उसी में आ रहा है ना सारे। तो अल्टीमेटली 700 रुपये डालने से प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, और वो भी तो मुझे पैसे कम ही भेजेगा ना 700 रुपये, वो कैसे मुझे 8 लाख के सेल के सारे पैसे भेज देगा, वो भी तो यहाँ पे भी तो 700 रुपये उधर भी तो डलेगा ना, 700 रुपये दूसरी तरफ जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो आपके पास हो रहा है वो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, सही मायने में होगा क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट एग्जांपल 1 में अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से की बात करूं, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में हमारा प्रॉफिट कितना आया था, हमारा प्रॉफिट था इनिशियली था 2,52,000 माइनस बैड डेट्स का खर्चा करने से कितना प्रॉफिट रह जाएगा, दोबारा तो अकाउंट मत बनाओ, सिर्फ इतना हिस्सा ही नोट कर लो, बैड डेट कितने 700, तो प्रॉफिट कितना रह जाएगा 251, टू बेटर लिख सकते हो, टू कंसाइनी लिख दो, बेटर है टू कंसाइनी लिखना, अकाउंट में तो टू कंसाइनी आएगा ना, क्योंकि उतना पैसा कंसाइनी मुझे कम भेजेगा ना, क्योंकि उसके पास ही नहीं आया तो मुझे कैसे दे देगा, मैं ही तो ऑन कर रहा हूँ इसको, यही तो बात होगी। और जो कंसाइनी अकाउंट है
वो मुझे कितना पैसा भेज रहा था 740। अब 740 में से क्या करेगा 700 रुपये कट जाएंगे ना, और तो कितना ही भेजेगा 739 300। अल्टीमेटली जो मेरा मेन मकसद था बताना बस ये था कि अगर नॉर्मल कमीशन है तो बैड डेट का रिस्क किसका है, कंसाइनर का है। तो बैड डेट का रिस्क कंसाइनर का है, तो ऑब्वियस सी बात है कंसाइनी मुझे पैसे काट के भेजेगा 700 रुपये, और वो खर्चा मैं अपनी किताब में करूंगा। मतलब ये एक नॉर्मल की तरह बन गया, जैसे गोडाउन रेंट था, कितना एक नुकसान बियर करा कंसाइनी ने, जिसकी रिइंबर्समेंट कौन बियर करेगा, कंसाइनर। तो कंसाइनर अपनी किताब में खर्चा दिखाएगा, ठीक है ना, ये वाली बात क्लियर है। देन आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है, कह रहा एग्जांपल 1 में ही मान लो कि नॉर्मल कमीशन 5% सेल्स किया और एक डेल क्रेडिटर भी है कितनी 1% से, और बैड डेट हुए 700 के। अब आपके पास जो है सही मायने में यहाँ पे क्या बैड डेट के नाम का खर्चा आएगा, नहीं आएगा। पर आपके पास जो है अगर मैं बात करूं ये कमीशन चेंज हो जाएगी। कमीशन अब मैं कितनी दे रहा हूँ उसको 48,000, कमीशन अब मैं 6% होगा ना, तो मैं अपने पास दोबारा पूरा बनाने की बजाय हम अपने पास बात कर लेते हैं। अपने पास एग्जाम्पल 3 में जो चीज़ आ रही है वो एग्जाम्पल 1 में जो हमारे पास प्रॉफिट आया था वो कितना आया था 252। दिस वॉज आफ्टर कमीशन ऑफ 40,000, जो कि कैसे आई थी 8 लाख का 5%, माइनस जो और कमीशन दे रहा हूं कितनी दूंगा 8,000 रुपये और, तो वहां 2 कमीशन में और एक्स्ट्रा लग जाएगा। क्या बैड डेट भी आना था 700, नहीं, यही तो समझाया, मैं उसे कमीशन देके निश्चिंत हो रहा हूं। अब बैड डेट का नुकसान उसका है, अब बैड डेट का नुकसान उसका होगा, ठीक है ना। तो अब अल्टीमेटली कितना आ जाएगा रियल प्रॉफिट 244, अब प्रॉफिट हो जाएगा 244। और साथ में आपके पास जो आपने बनाया था कंसाइनी अकाउंट, वहां कंसाइनी अकाउंट में क्या दिखेगा, वो कितना भेज रहा था पैसा। अब 740 में से कमीशन और एक्स्ट्रा होगी 48 डालेंगे ना, वहाँ 40 की बजाय कमीशन और काट लेगा ना अपने कमीशन के नाम के वजह, क्या बैड डेट के नाम की भी काटेगा नहीं। अब बैड डेट तो वो खुद बियर कर रहे हैं ना, वो तो सिर्फ मुझे कमीशन के काट के देगा। अब वो मेरा उससे जो लेना देना वो सिर्फ कमीशन का है, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है कि बैड डेट कितनी हो। मैं कह रहा हूँ कमीशन तेरे को 1% एक्स्ट्रा दे दी, अब बस बैड डेट तेरे जिम्मे। ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो इसमें उसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ कंसाइनी को, कंसाइनी को फायदा होगा ना, क्योंकि 8,000 रुपये एक्स्ट्रा कमीशन दे के उसको तो सिर्फ 700 के बैड डेट हो रहे हैं ना, वो कंसाइनी की। पर मेरे लिए तो खर्चा कितना डाला 8,000 ही ना, तो मैं अल्टीमेटली अब मुझे देखो मेरा प्रॉफिट कम हो गया 8,000 से, और मेरे को पैसा भी कम आ रहा है ना 8,000 से, उसी वजह से, ठीक है ना। फॉर कंसाइनी, कंसाइनी मतलब फॉर विराट, उसके लिए सही मायने में कितना फायदा हुआ, उसके लिए सही प्रॉफिट कितना हुआ, उसको कमीशन कितनी मिली सही में 48,000, 8 लाख का 6%, और माइनस उसको एक खर्चा इंकर करना पड़ा किसका बैडेड का, वो उसको इंकर करना पड़ा, तो ये कितना आ गया 47। ये है जो प्रॉफिट हुआ किसको कंसाइनी को, विराट कोहली को। जबकि पहले केस में जो था एग्जांपल 2 उसमें उसको पूरा 40,000 का फायदा था, मतलब कमीशन कमीशन अपनी, फिर बैड डेट उसने पास कर दिया था ना सलमान को, यहाँ तो बैड डेट वो खुद बियर कर रहा है, तो अल्टीमेटली उसका प्रॉफिट कम हो गया, अल्टीमेटली उसका प्रॉफिट ऑफ 47,300 रहेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है मेन इज कमीशन का रेलिवेंस अल्टीमेटली क्या आ रहा है, कमीशन से आपके पास क्या फर्क पड़ता है वो हमें समझना जरूरी है। ये चेक कर लो, ये हो गया। हाँ जी, नोटिस सबका हो गया।
अच्छा देन एक बार स्टार्टिंग के पेज में आएंगे हम, कोई नया अभी और कंसेप्ट नहीं कर रहे। हमने जो ये अकाउंट बनाया था ना, इस अकाउंट में हमने एंट्रीज ही तो पोस्ट करी, एंट्रीज क्या क्या डल रही थी जरा एक बार देखते हैं, कुछ एक दो एक्स्ट्रा आ जाएगी बस। जब गुड भेजे जाते हैं तो कंसाइनर का एंट्री डालते हैं, कंसाइनर की एंट्री सीख रहे हैं, कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड सर्विसेज। कंसाइनमेंट को डेबिट कर दिया, इट इज अ कंबाइंड ट्रेडिंग पीएनएल, और इतनी परचेज दिखा दी टू गुड्स एंड सर्विसेज। जितना खर्चा कंसाइनर ने किया गुड्स को भेजने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस हो गया, तो सिंपली कंसाइनमेंट टू कैश अवेल, जो हमें क्वेश्चन किया था, फ्रेट लोडिंग वगैरह का खर्चा डाला था आपने। फिर जो एडवांस दिया कंसाइनी ने, चाहे कैश चेक के थ्रू या बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, तो एंट्री डालूंगा कैश बैंक या बीआर टू कंसाइनी। हमने डाला था 15,000 का अपने पास एडवांस अभी बैंक टू विराट करके, ये एक एक्स्ट्रा आ गया। अगर वो बिल, अगर उसने मुझे बिल दिया था तो मैं उस बिल को क्या कर सकता हूँ, बैंक से डिस्काउंट कराऊंगा। अब जब मैं बैंक से डिस्काउंट कराऊंगा तो एंट्री क्या डलेगी, बैंक डिस्काउंट टू बीआर। ये डिस्काउंट का खर्चा किसका है, तो कंसाइनर का ही। उसी आफत आ रही है बहुत जल्दी बिल डिस्काउंट कराने की, भाई वेट कर ले 3 महीने पूरे पैसे मिल जाएंगे, उसे पैसे की जल्दी है ना, तो अल्टीमेटली डिस्काउंटिंग चार्जेस तो कंसाइनर ही बियर करेगा ना। आई कैन नॉट से कि भाई कंसाइन ही बियर करेगा। तो अब जब डिस्काउंटिंग चार्जेस है, अब वो कहता है वी कैन एक्चुअली टैग दैट एक्सपेंडिचर फॉर हिज दिल्ली शॉप एंड पुट दैट एक्सपेंस इन योर हिज पीएनएल ओनली, और वी कैन टैग दैट एक्सपेंडिचर टू दी बेंगलोर शॉप ओनली, और हम बेंगलोर की प्रॉफिटेबिलिटी कम कर। अल्टीमेटली तो प्रॉफिट तो किसका ही कम हो रहा है, सलमान का ही ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप इसे चाहे कंसाइनमेंट अकाउंट में ले जाओ डिस्काउंटिंग चार्जेस को, या पीएल में दो, अल्टीमेटली तो प्रॉफिट तो उसी का कम हो रहा है ना दोनों से। अल्टीमेटली तो लास्ट में तो आके दोनों प्रॉफिट उसी के है ना, चाहे दिल्ली के शॉप का हो चाहे आपका हो। जनरल कोर्स में बोला जाता है दीज आर दी फाइनेंसिंग चार्जेस एंड शुड बी ट्रांसफर टू पीएनएल, should not be really allocated to the consignment because ultimately this is not pertaining to the Bangalore shop, क्योंकि कंसाइनर को अपने पास जो है खर्चा इंकर करने की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है ना। बट वी कैन ऑल्सो ट्रांसफर टू कंसाइनमेंट, उसमें कोई गलत नहीं किया जाएगा, दोनों के दोनों ओपिनियन बिल्कुल सही है, और उससे कोई आंसर में फर्क नहीं आना उसकी टोटल प्रॉफिटेबिलिटी में। ये जरूर है कंसाइनमेंट का प्रॉफिट उतने एक्सटेंट से कम या ज्यादा हो जाएगा एक बार के लिए, अगर आप डालोगे कि नहीं डालोगे, बट फाइनली उसका जो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी है दोनों शॉप से मिला के वो आपका सेम ही रहेगा। तो कैन बी ट्रांसफर टू कंसाइनमेंट और देन जो खर्चे कंसाइनी ने करें उसके पैसे तो मैंने उसे देने ना विराट को, तो मैंने क्या एंट्री डाली थी, कंसाइनमेंट टू विराट डाली थी, दैट इज कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। फिर जब उसने गुड्स बेचे तो कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, मैंने उससे पैसे लेने। फिर जो उसको कमीशन देनी है अगेन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट तो मेरा नॉमिनल अकाउंट है ना, खर्चा इनकम जो भी है, खर्चा हो रहा है तो डेबिट कर दूंगा अकाउंट को, और इनकम हो रही है तो क्रेडिट कर दूंगा, जिससे लेने जिसको देने वो डलता जा रहा। फिर आ गया बैड डेट्स एज पर अकाउंट सेल्स रिपोर्टेड बाय कंसाइनी, दिस जर्नल एंट्री इज नॉट एप्लीकेबल इफ कंसाइनी हिमसेल्फ बियर द रिस्क ऑफ बैड डेट। और वो कब होता है, अगर डेल क्रेडिटर दी जाती है, यानी कि मैं नॉर्मल केस में एंट्री डलवा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर डेल क्रेडिटर होगी तो बैड डेट्स की एंट्री नहीं डालेगा ना कंसाइनर, फिर तो बैड डेट का लॉस ही कौन बुक कर रहा है, कंसाइनी बुक कर रहा है। तो ये एंट्री डली तब रही है जब मैं बात कर रहा हूँ जब आपके पास जो आ रहा है नॉर्मल कमीशन, जो हमने एग्जांपल 2 किया था, तो उस केस में वो एंट्री के डाल रहा है कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, उतने से उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, 700 रुपये से हमने कम किया, और उतना ही पैसा वो कम भेजेगा ना मुझे 700 रुपये, जो हमने एग्जाम्पल 2 में किया था। फिर अगर कोई गुड्स वापस कर दिया तो एक नॉर्मल है परचेज रिटर्न, या आप सेल रिटर्न बोल दो इसके पॉइंट से। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, गुड्स सेंटर कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। फिर कितना क्लोजिंग स्टॉक रह गया, वो आ गया कंसाइनमेंट स्टॉक टू कंसाइनमेंट अकाउंट आ गया। फिर जितनी उसने रेमिटेंस भेजी अंत में वो सेम क्या आ गई, हम क्लोज कैसे करते हैं, बैंक टू कंसाइनी या कंसाइनी टू बैंक करके, तो वो क्लोजर होता है। और गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे क्लोज होता था, वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट भेज देगा ना, दिल्ली का जो ट्रेडिंग अकाउंट ना रहा होगा, क्योंकि इतने से उसका दिल्ली का स्टॉक क्या हो गया कब, तभी तो हमने बेंगलोर की परचेज दिखाई थी, तो वो एंट्री क्या डाल देगा, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, या आप ऑब्लिक परचेजेस अकाउंट भी बोल सकते हो, आप सीधा ही परचेजेस पे कम करके दिखा दो या बाय साइड लिख दो, इट इज एज गुड एज। अगर बात करूं आपने कुछ स्टॉक जो है फ्री सैंपल्स के लिए इशू कर दिया, तो आप क्या करते हो, तो परचेज में से माइनस करके दिखाते हो ट्रेडिंग अकाउंट में, या बाय साइड भी तो लिख देते हो ना, तो वही बात होगी, क्योंकि इतना स्टॉक जो खरीदा था इसने दिल्ली में तो बेचा ही नहीं ना, ये स्टॉक तो कहाँ भेज दिया उसने, बेंगलोर भेज दिया, तो दिल्ली के ट्रेडिंग अकाउंट से इतनी परचेज तो कम करेगा ना, या परचेज में से माइनस करके दिखा दे, या फिर
बाय गुड्स एंड उनका असाइनमेंट लिख दे, तो बात है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो किया आज वो समझ आया, बेसिक हमने अपने साथ बात करी, मेन तो हमने बात करी स्टार्टिंग की, कंसाइनर कंसाइनिंग कौन है, नाम चीजों का सीखा, कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनिंग अकाउंट बेसिक बनाना सीखा, और एक कमीशन हमने अभी आज की चर्चा करी वो सिर्फ यही वाली करी। कल एक बार आके पहले रिवाइज करेंगे, देन विल मूव फर्दर ऑन, ठीक है ना। चलो स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।